नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज मैं आपको सुनाता हूं भारत के सबसे सम्मानीय उद्योगपतियों में से एक श्री रतन टाटा जी की कहानी। तो आइए सुनते हैं श्री रतन टाटा जी की कहानी। श्री रतन टाटा जी भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। श्री रतन टाटा जी 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष थे, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई है। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। उम्र संबंधी बीमारी के कारण 2024 में श्री रतन टाटा जी की दुखद मृत्यु हो गई थी। श्री रतन टाटा जी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। श्री रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, अब मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह श्री नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद ले लिया था। 1948 में जब श्री रतन टाटा जी 10 वर्ष के थे, कब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। श्री रतन टाटा जी ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद श्री रतन टाटा जी कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री। कॉर्नेल में रहते हुए वह अल्फा सिग्मा फी बिरादरी में शामिल हो गए। 2008 में श्री रतन टाटा जी ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में कॉर्नेल विश्वविद्यालय के सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय दानकर्ता बन गए। श्री रतन टाटा जी का व्यवसाय। $1970 के दशक में श्री रतन टाटा जी को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया। वे शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और श्री रतन टाटा जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभ में श्री रतन टाटा जी को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पास वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालन स्वायत्तता थी। जवाब में श्री रतन टाटा जी ने शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी।
श्री रतन टाटा जी ने नवाचार को प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन को कंपनी व्यापी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया। साथ ही समूह ने वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असंबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया। इक्कीस वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतरराष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और इसके विकास का नेतृत्व किया, जिससे कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने गुजरात के सानंद प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच शुरू कर दिया, जिससे भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिली। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। इससे नेतृत्व संकट पैदा हो गया, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला। नए अध्यक्ष की तलाश के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया, जिसमें टाटा भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। नटराजन चंद्रशेखरन को 12 जनवरी 2017 को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और फरवरी 2017 में उन्होंने यह पद ग्रहण किया। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटा दिया गया था। दिसंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाना अवैध था और उनकी बहाली का आदेश दिया, लेकिन बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा। टाटा ने अपनी संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश किया था। उन्होंने भारत की प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में निवेश किया। जनवरी 2016 में उन्होंने टी बॉक्स, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता, और कैशकरो.com, एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वेबसाइट में भी निवेश किया। टाटा ने भारत में प्रारंभिक और अंतिम चरण की दोनों कंपनियों में छोटे निवेश किए, जैसे ओला कैब्स में 0.95 करोड़ रुपए। अप्रैल 2015 में यह बताया गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप शाओमी में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 2016 में उन्होंने एक ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेस्टअवे में निवेश किया, जिसने बाद में ऑनलाइन रियल एस्टेट और पालतू जानवरों की देखभाल पोर्टल डॉग स्पॉट शुरू करने के लिए जेनिफाई का अधिग्रहण किया। टाटा ने अंतरपीढ़ीगत मित्रता को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का साथी स्टार्टअप गुड फेलो लॉन्च किया। श्री रतन टाटा जी को दिए गए पुरस्कार और मान्यता।
भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वालों में से एक थे। ये पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया। रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक प्राप्त किया। रतन टाटा भारत में विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत थे और वे प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य भी थे। मार्च 2006 में टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हैटफील्ड रत्न सदस्य वह सर्वोच्च सम्मान जो विश्वविद्यालय कंपनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान करती है। श्री रतन टाटा जी को दिए गए सम्मान। पद्म भूषण 2000 भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। पद्म विभूषण 2008 ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें उनके व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सीईओ 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का खिताब दिया गया। FICCI लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया। श्री रतन टाटा जी के 5 बिजनेस लेसन। रिस्क टेकर लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर जैसे नए बिजनेस में निवेश करने का जोखिम रतन टाटा ने उठाया। यूरोप की दूसरी बड़ी स्टील कंपनी कोरस का भी अधिग्रहण किया। इस निवेश ने टाटा ग्रुप को सफलता के नए मुकाम पर पहुंचाया। टाटा ने साल 2000 में दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी चाय मैन्युफैक्चरर टेटली का अधिग्रहण किया। तब यह कंपनी टाटा टी से 3 गुना बड़ी थी। अधिग्रहण के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनियों में से एक बन गई। डिसीजन मेकर उन्नीस सौ 90 के दशक में रतन टाटा ने पैसेंजर कार बनाने की घोषणा की तो इसकी काफी आलोचना हुई थी। अगले कुछ सालों में उन्होंने अकेले ही कंपनी का आधुनिकीकरण किया। आज टाटा देश की सफलतम कार कंपनियों में शामिल है। 2007 में टाटा ने यूरोप की स्टील कंपनी कोरस के अधिग्रहण का फैसला लिया। उनकी टीम को बोली जमा करने में 1 साल लग गया। तब तक कीमत बढ़ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी इसके साथ आगे बढ़े। इसका कंपनी को फायदा मिला। आइडिएटर ₹1,00,000 में कार लॉन्च करने का आइडिया रतन टाटा का ही था। 2009 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की थी। बिक्री के मोर्चे पर फेल होने के बाद 2019 में भले ही इसे बंद कर दिया गया हो, लेकिन टाटा के इस आइडिया की खूब तारीफ हुई थी। 1998 में लॉन्च हुई टाटा इंडिका भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कार थी। इसे बनाने का आइडिया रत्ना टाटा का ही था। इसके अलावा टाटा सफारी भारत की पहली एसयूवी है जिसे टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया था। गुड लीडरशिप
रतन टाटा एक बड़े टीम लीडर थे क्योंकि वे लोगों को प्रेरित करते थे। उनका कंपनी के लिए बिल्कुल साफ विजन था। वे कर्मचारियों को हर विजन के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता थे। वे कर्मचारियों के बुरे समय में हमेशा उनके साथ रहते थे। इन्हीं विशेषताओं के कारण वे एक महान लीडर थे। गुड इनोवेटर। रतन टाटा के पास जब टाटा ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी थी, तब उन्होंने इंडिका से लेकर नैनो जैसी कार भारत को दी। रतन टाटा कहते थे, किसी भी स्टार्टअप का फ्यूचर तभी अच्छा हो सकता है जब उसमें नए इनोवेशन किए गए हों। नए प्रयोग होने से स्टार्टअप की सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। रतन टाटा ने उन स्टार्टअप में निवेश किया जिसमें ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक, लेंसकार्ट, पेटीएम जैसी कंपनियों में उनका निवेश था। उनकी स्थिति गंभीर थी और उन्हें मुंबई के अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया था। टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि वह अपनी आयु और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे थे। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। तो ये थी श्री रतन टाटा जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर करें।